हेलो दोस्तों। इंडियन टीम को बेंगलुरु टेस्ट मैच में 8 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। और अगर आप किसी भी क्रिकेट के नॉलेज रखने वाले इंसान से अगर ये पूछेंगे कि बेंगलोर टेस्ट मैच में इंडियन टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, तो यही बोलेगा वो इंसान कि पहली इनिंग्स में 46 ऑल आउट हो जाना इंडियन टीम की हार की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि 46 ऑल आउट हो जाने के बावजूद भी आप पिछड़ गए थे मैच में, ये बात सच है। लेकिन टर्निंग पॉइंट मैच का कहीं और था, तो क्या आप मानेंगे? मैं आपको बता दूं, मैच का टर्निंग पॉइंट जो था इंडियन टीम की सेकंड इनिंग्स में सेकंड न्यू बॉल से था, जहां पे अगर आप देखें तो इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से दोबारा कोलैप्स कर गया। पहली इनिंग्स में कोलैप्स हुआ था, जो आपकी पूरी टीम कोलैप्स कर गई। लेकिन जहां पे आप लीड में थे, जहां पे आप चढ़े हुए थे इंग्लैंड की जो न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, वहां पे आपने जिस तरीके से न्यू बॉल को नहीं संभाल पाई ना दोबारा से, जो आपने सेकंड इनिंग्स में 80 ओवर के बाद किया, वो आपकी हार की सबसे बड़ी वजह रही। अगर आप देखें तो सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच में एक समय पे 180 रनों की जब पार्टनरशिप हुई थी लगभग, तो वहाँ पे सरफराज खान एक लूज शॉट खेलते हैं और अपना विकेट फेंक के जाते हैं, क्योंकि स्टैट हो रखे थे, 150 के स्कोर पे खेले थे। और ये हम जानते हैं कि सरफराज खान डैडी हंड्रेड्स के लिए माने जाते हैं, वो डबल 100 से कम में बात नहीं करते। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फिलहाल जो ईरानी ट्रॉफी हुई थी उसमें अभी दोहरा शतक मार के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो तो नाराज हुए होंगे। साथ में ऋषभ पंत भी उनके पीछे पीछे चलते बने कि वो एक दोहरा शतक नहीं कन्वर्ट कर पाए सरफराज खान, और ऋषभ पंत भी शतक से चुके 99 के स्कोर पे बोल्ड हो गए। वहाँ से जो इंडियन टीम एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह झड़ गई, चाहे केएल राहुल हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे आर अश्विन हो। अब फर्क यहीं पे साफ नजर आया, जो फर्स्ट इनिंग्स में न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से सचिन रविंद्र और टीम सऊदी ने किया था, वो आपकी तरफ से रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और आज आर अश्विन में से कोई एक भी नहीं कर पाया। अगर इन तीन में से कोई एक भी 50, 60 या 70 रनों की पारी खेल जाता तो शायद ये मैच और क्लोज हो सकता था। इंडियन टीम ये नहीं कह रहा आपको कि जीत ही जाती, लेकिन उसका प्रेशर एक अलग तरीके का फील होता न्यूजीलैंड की इस बैटिंग लाइनअप के सामने। अगर आप देखें तो 5वें दिन का जब मैच स्टार्ट हुआ है, तो भी कहीं ना कहीं जो डेविड कॉनवे थे, कितना तंग किया जसप्रीत बुमराह ने उन्हें, अंत में जाके आउट हुए। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके का स्पेल फेंका है ना बुमराह ने, उनको कम से कम 4 या 5 विकेटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई, क्योंकि प्रेशर उस तरीके का स्कोर रेट का था नहीं, स्कोरिंग रेट का था नहीं। 107 रन को ज़्यादा रन नहीं होते। जैसे ही आप ट्रिपल डिजिट से सिंगल डिजिट के अंदर आते हैं, तो उस चीज़ का प्रेशर बॉलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा फील होता है, बजाय कि बैटिंग यूनिट के ऊपर हो। और सचिन रविंद्र दोनों पारियों में, दोनों इनिंग्स में उनके तरफ से हीरो साबित हुए हैं। चाहे फर्स्ट इनिंग्स में हो 134 रनों की पारी, सेकंड इनिंग्स में 39 नॉट आउट की पारी। तो आपको ये देखना होगा कि सचिन रविंद्र का किस तरीके से विकेट लिया जाए, क्योंकि फिलहाल वो अभी दोनों इनिंग्स में नहीं, फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुए थे और सेकंड इनिंग्स में नॉट आउट गए हैं, अगर मैं सही हूँ तो ये देखना पड़ेगा सचिन रविंद्र आप किस तरीके से उनका विकेट लेंगे, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के खिलाफ, और क्योंकि उनकी पैदाइश जो है इंडिया की, मतलब बेंगलोर के रहने वाले हैं। अगर आप वैसे देखें तो स्पिन वैसे भी खेलना अच्छा जानते हैं, तो उनको आपको फंसाने के लिए कोई अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले मैच में। और ये भी कहीं ना कहीं दिख गया इस मैच के अंदर कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए आप पूरी तैयारी करके नहीं आए थे, और न्यूजीलैंड ने आपको सरप्राइज़ किया है। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम को 1988 यानी कि 36 सालों का इंतजार करना पड़ा है इंडिया में कोई टेस्ट मैच हराने के लिए। इससे पहले 2 ही बार ऐसा हुआ था जब इंडियन टीम को इस न्यूजीलैंड की टीम ने कभी टेस्ट मैच हराया हो, एक 1988 में और एक उससे पहले 1969 में। साथ ही में एक चीज़ और बताऊँ कि पिछले 1.5 सालों में इंडियन टीम अपने घर में तीसरा टेस्ट मैच हारी है। ये वाला तो हारी है, साथ में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जो इस साल की शुरुआत में हुआ था सीरीज़, वहाँ पे हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच जहाँ पे ओली पोप ने लगभग 196 रन बनाए थे, वो टेस्ट मैच आप हारे थे। उसके अलावा पिछले साल 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर इंदौर टेस्ट मैच आप हारे थे। तो 3 हारें मिल चुकी हैं पिछले 1.5 सालों में। तो ये देखना पड़ेगा ये हारें क्यों मिल रही हैं, और यही चीज़ का असर आपकी टीम के ऊपर ना दिखने लगे। क्या उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपके दोनों स्पिनर्स जो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन है, उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे अच्छी पिच पे, क्योंकि आप गंदी पिचेस पे जब खेलते थे तो आपके बैट्समैनों का एवरेज कम हुआ करता था, लेकिन आपके दोनों स्पिनर्स डोमिनेट करते थे और एक सेशंस में सामने वाली टीमों में निपटा दिया करते थे। लेकिन जब से अच्छी पिच पे आपने खेलना स्टार्ट किया है, तो शायद उस तरीके का असर नहीं डाल पा रहे हैं दोनों स्पिनर्स। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो जो इफेक्टिवनेस था ना, वो थोड़ा कम हो चुका है। तो उस हिसाब से अब आप क्या बनाएंगे, पिच कैसी बनाएंगे पुणे में, ये देखने लायक बात होगी। और MCA स्टेडियम जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है पुणे में, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ओपन मैदान है, खुला ग्राउंड है, स्टैंड्स नहीं है उस स्टेडियम में, तो ओपन ग्राउंड में क्या होता है ना कि हवाएं तेज चलती है और फास्ट बॉलर को और मदद मिलती है। और साथ ही में अगर आप देखें तो इस मैच में ज़्यादातर विकेटें जो इंडियन बैट्समैनों की चिटकाई हैं, उनके पेसर्स ने लिया, ना कि स्पिनर्स ने, और पेसर्स ने ज़्यादा तंग किया बजाय कि स्पिनर्स। अगर आप पेसर्स की बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, तो 17 विकेटें हैं और स्पिनर्स ने केवल 3 विकेटें ली हैं। जबकि हमारी तरफ से अगर आप देखें तो पेसर्स ने कम ली हैं और जितनी विकेटें ली हैं वो स्पिनर्स ने ज़्यादा ली हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं आपसे कॉम्बिनेशन खिलाने में गलती हुई थी, और शायद कुलदीप यादव को अगले मैच में आप ना देखें, और साथ में ऋषभ पंत भी आपको ना दिखे।
और साथ में कई और चेंजेस भी करने पड़ेंगी टीम में, जैसे कि केएल राहुल को क्या आप रखना चाहेंगे या फिर सरफराज खान को आप रेगुलर तौर पे आप मौका देना पड़ेगा, क्योंकि 150 रनों की उन्होंने पारी खेली है। उन 150 रनों की अहमियत शायद आपको इस मैच में हारने के बाद समझ में आ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात में आप थे ना और अंडर प्रेशर जो बंदा अपना चौथा मैच खेल रहा है 150 रनों की एक डेडी 100 मारता है, एक बड़ा 100 मारता है, लेकिन अपनी टीम को नहीं जितवा पाया, वो अलग बात है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पीछे हो रखे थे मैच में, किसी के लिए भी आसान नहीं था उस तरीके की सिचुएशन से निकाल पाना। हाँ, जो केएल राहुल है उन्होंने 53 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 53 मायने रखता है। 53 टेस्ट मैचेस किसी भी प्लेयर के लिए बहुत होते हैं। अगर आपको एक अपने अच्छा तरीके का रेपुटेशन बनाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा काम नहीं कर पाए इस टेस्ट मैच के अंदर भी। और केएल राहुल में ये तो एक बात है कि जहाँ पे हल्का सा भी प्रेशर आता है उनके ऊपर, उनकी टीम जब भी प्रेशर में होती है तो निखर के सामने नहीं आ पाते हैं। तो जबकि आप अगर देखें तो केएल राहुल जब आए हैं बैटिंग करने तो इंडियन टीम 53 रनों से आगे थी, ना कि 53 रनों से पीछे थी। अगर 53 रनों से पीछे होती तो क्या आपको सही नहीं लगता है केएल राहुल कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। जब आगे होने के बावजूद नहीं कर पाए तो पीछे होने के बावजूद क्या कर पाते। और साथ ही में वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि लगभग आप 300 रनों से पीछे थे, और जब विराट कोहली के साथ सरफराज क्रीज के ऊपर आए तो लगभग 265 रन फिर भी रह रहे थे। तो उस समय पे उस यंगस्टर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है अपनी टीम के लिए वो मायने रखता है। बेशक आपकी टीम हार गई हुई है टेस्ट मैच, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, जबकि वो अपना चौथा टेस्ट मैच ही खेल रहा है। हाँ, ऋषभ पंत की जगह पे ध्रुव जुरैल आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनकी इंजरी हो रखी है नी में, तो आप उन पर चांस नहीं लेंगे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपके सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं उस वजह से। तो ये लग रहा है कि अब पुणे में आपको क्या रैंक रनर दे सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कि रैंक रनर देंगे। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, हो सकता है कि अच्छी विकेट हो, स्पिनर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद और मिलेगी पिच के ऊपर अगर बनवाते हैं ये दोनों कह के उस तरीके की विकेट हो, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को आप हटाना चाहेंगे, फास्ट बॉलर्स को आप गेम में कम रखना चाहेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह आपके पास भी हैं, तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी कंडीशन को उस तरीके से नज़रअंदाज कर सकते हैं उनकी स्किल की बदौलत। अगर आप न्यूजीलैंड के पेसर्स को गेम से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी विकेट देनी होगी जहां स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिले और वो गलती ना हो जो कि यहाँ पे आपने पिच पढ़ने में गलती की है। कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने ये सोचा होगा कि जो कॉम्बिनेशन इस मैच में खिलाया वो इंडियन टीम ने 5 दिन के हिसाब से खिलाया। अब इंडियन टीम को ये तो नहीं पता था कि हम पहले दिन आएंगे और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेंगे तो हमारा कोलैप्स हो जाएगा, 46 ऑल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद इंडियन टीम शायद ये सोच रही होगी काश हम आकाशदीप को खिला लेते। लेकिन वही तो बात होती है कि जब आप मैच के सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो आप 5 दिन के हिसाब से सोचते हैं, ना कि एक सेशन के हिसाब से। तो यही फ़र्क पड़ा है। अब देखना होगा क्या होता है। और सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड़ पे अब आके खड़ी हो चुकी है, जहाँ पे आपको पुणे में कुछ तो अलग करना होगा। आपके दोनों ओपनर्स में से किसी एक को एक लंबी पारी खेलनी होगी अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा कोहली के अलावा ना वो इनएक्सपीरियंस झलकता है। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिला के ये बता दूं कि जो WTC का पॉइंट्स टेबल है उसमें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है इंडियन टीम को। पहले इस मैच से 74 पॉइंट कुछ परसेंटेज था इंडियन टीम का, अब जो गिर के हो गया है 68.68 का हो गया मेरे ख्याल से। तो अब इंडियन टीम को ये दोनों मैचेस जीतने होंगे, सीरीज़ तो जीतना ही होगा। साथ में ये भी देखना होगा कि नीचे वाली टीमें किस तरीके का परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं फंस गए ना तो आप नीचे वाली जो श्रीलंका हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इन सभी टीमों का भी परफॉर्मेंस नज़र में रखेंगे कि वो कैसा कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम नहीं चाहते कि आप ये दोनों टेस्ट मैचेस कहीं भी लूज़ करें, और दोनों टेस्ट मैचेस जीतने के बाद सीरीज़ तो जीतेंगे, साथ में परसेंटेज पॉइंट भी ऊपर करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कुल मिला के वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।